फारूक अब्दुल्ला का परिवार आने वाले समय पे एनडीए का पार्ट बनता हुआ जम्मू एंड कश्मीर में फिर से राजनीति में सक्रिय तो होता नजर आएगा। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पूरा देश नए आने वाले चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा है। आज ही 2 नए चुनाव आयुक्तों की जहाँ तक अभी सूचना मिली है उनकी नियुक्ति की जा रही है, लेकिन इस संबंध में भी कुछ कानूनी पेच फंसे हुए हैं। कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि चुनाव की घोषणा 16 तारीख से पहले नहीं हो सकती और 17 तारीख के बाद अगर यदि होती है तो वो 24 तारीख को होगी, क्योंकि उसके पीछे एक धार्मिक भावना भी छुपी हुई है। यदि 17 तारीख दोपहर तक चुनाव की घोषणा, डेट की घोषणा नहीं की गई तो उसके बाद 24 मार्च के बाद ही चुनाव की तारीख डिक्लेयर की जा पाएगी, क्योंकि उसके पीछे होलास्टक का कारण भी माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनावों की घोषणा 17 तारीख सवेरे तक हो सकती है। जी, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश किस तरह से चुनाव की तैयारी में है और किस तरह की समीकरण अलग अलग प्रदेशों में बन रहे हैं। तो सक्सेना साहब जी, आपने देखा कि 2 दिन पहले जी, चुनाव आयुक्त ने जी, कश्मीर में भी दौरा किया, तो वो ये संभावनाएं लगती हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख जी, में भी चुनाव कराए जा सकते जी। हैं। तो आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान में चुनाव होना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय है, पर कश्मीर में चुनाव इस बार का और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, कश्मीर एक प्रांत तो है ही हमारे देश का, और पर अब 2 भागों में है, जी, लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर। तो इसको लेके तमाम कयास लगाए, पड़ोसी देशों की भी नज़र रही और तमाम तरीके रहे। ये पहला चुनाव है जो कि धारा 370 हटने के बाद और 30 के बाद हो रहा है, और इसमें चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी आयोग जी गए थे, उन्हें पॉजिटिव ही लगा, सब लोग चुनाव चाहते हैं। तो आपको लगता है कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में चुनाव लोकसभा के साथ होंगे? हाँ, 90%। लेकिन अभी तक जितनी चर्चाएं, गठबंधन या अगर आप और तरह के राजनीतिक उठापटक देखें तो कश्मीर के मामले में अभी जो सत्ताधारी दल है, यानी कि बीजेपी है या एनडीए है, कश्मीर में कहीं भी उनकी कुछ वर्कआउट होता नजर नहीं आया। क्या आपको लगता है? लेकिन अभी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने ये डिक्लेरेशन किया था कि वो अलग लड़ेंगे। वो गुप्तकार ग्रुप जो बना हुआ था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। यानी कि इसका, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं केंद्र की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सारे देश की निगाहें लोकसभा चुनाव पर हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव होंगे, जो पहली बार धारा 370 और 35A के हटने के बाद होंगे। ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी अपने कुछ वर्षों में जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए उन्होंने कुछ परिसीमन भी किया जी, तो परिसीमन के हिसाब से जम्मू की कुछ सीट्स बढ़ गई हैं और लद्दाख अलग चला गया और कश्मीर की सीट्स कुछ कम हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी लीड कोई गवर्नमेंट वहां पर जम्मू कश्मीर में बन सकती है? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, हिंदुस्तान में जो भी प्रोविंस हैं और सेंसिटिव प्रोविंस हैं, उनमें डेमोक्रेसी का प्रोसेस होना बहुत बड़ी बात है। आप ध्यान कीजिए, एक वक्त था ना असम में चुनाव होते थे, ना पंजाब में चुनाव होते थे, ना जम्मू कश्मीर में कई बार से हो रहे थे, अधिसूचनाएं जारी हो रही थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा था। बड़ी मुश्किल में ये प्रोसेस शुरू हुआ, पॉलिटिकल प्रोसेस। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर के जब आपने 370 हटाई और काफ़ी योजनाएं भी केंद्र सरकार ने दी, काफ़ी डेवलपमेंट भी किया, स्टेडियम भी बना दिया वहाँ पर और काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, तो क्या आपको लगता है कश्मीरी लोग
बीजेपी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या एनडीए को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं सवाल एनडीए और बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला जी और बेगम साहब का नहीं है। मेन मुद्दा है कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया और नॉर्मल पॉलिटिकल लाइफ शुरू हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। कौन पार्टी कौन सरकार बनाती है, कौन विपक्ष में बैठती है, तो सेकेंडरी चीज़ है। और ये वर्ल्ड को मैसेज है कि जो ये निर्णय हुए कश्मीर को लेके, जिसको लगा खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन पे अब असली फुल स्टॉप लगेगा। मैं एक चीज़ पे ज़रूर आश्चर्य हूँ कि बीजेपी वालों ने छोटी छोटी चीज़ों को या एनडीए वालों ने कैंपेन बनाया, इतने बड़े इशू को इन लोगों ने की जगह चुनाव आयोग को मुझे ये लगता है कि ये जब धारा 370 हटाई गई और 35A हटाई गई जी, ये अपने आप में पब्लिक में बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है उसका। और ये इसकी कैंपेन की आवश्यकता नहीं नजर आई उनको। लेकिन राजनीति में संभावनाएं बहुत तलाशी जाती हैं और संभावनाएं देखी जाती हैं जी। आज की परिस्थितियों में मुझे एक और संभावना नजर आती है सक्सेना जी, कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जी महबूबा मुफ्ती से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने अपना जो गठबंधन बनाया था उससे दूर जाते नजर आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय पे जम्मू एंड कश्मीर में एनडीए की गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो सकते हैं क्या? देखिए, मैं सबका तफसील से नाम नहीं लूँगा। करीब 22 परिवार हैं कश्मीर में जी। ये 2-3 को तो आप जानते हैं, बाकी और लोग भी हैं, एक्टिविस्ट हैं और वो अफेक्ट भी रखते हैं। उनकी लैंड होल्डिंग भी है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, उनकी और चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा इशू है कश्मीरी पंडितों का रिहैबिलिटेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। अगर राज्य सरकार चुनाव जीत गई, कोई भी हो, और सबके ही कमिटमेंट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के संग जाति हुई, उन्हें कश्मीर में रहने का अधिकार है। आपने जो प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। सूचना दी है उससे मेरी संभावनाओं को और बल मिलता है। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि अभी चर्चाओं में नहीं है, यदि अगर आप केंद्रीय चुनाव समितियों को देखें और तमाम तरह की तैयारियों को देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख कुछ खामोश स्थल नज़र आता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ खामोशियों में इंटरनल कुछ वर्किंग चल रही है, क्योंकि कश्मीर में अब काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और कानूनी बाधाएं जितनी थीं वो केंद्र सरकार ने वहाँ दूर कर दी हैं और केंद्र सरकार का इंटरफेयर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो भी दल जितनी भी संभावनाओं को करता हुआ जम्मू एंड कश्मीर में आएगा, वो एनडीए का पार्ट बनना चाहेगा और डबल इंजन की सरकार के तहत अपने केंद्रीय सरकार के संरक्षण में जम्मू एंड कश्मीर को सुरक्षित पाएगा। हालांकि ये बात मैं बहुत अजीब सी आपको लगेगी कि कभी किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में फारूक अब्दुल्ला शामिल थे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का परिवार आने वाले समय पे एनडीए का पार्ट बनता हुआ जम्मू एंड कश्मीर में फिर से राजनीति में सक्रिय तो होता नजर आएगा और एनडीए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से फिर से वहां पर राज करेगी। ऐसा जनता के सामने ये संदेश है, जबकि बहुत ज़्यादा की संभावनाएं कई प्रदेशों के बारे में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो सक्सेना साहब, मुझे लगता है कि आने वाले समय पे केंद्रीय नेतृत्व अंदर खाने कुछ इस तरह की खिचड़ी पका रहा है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में भी उनका वर्चस्व स्थापित हो सकता है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के साथ हो। मुझे महबूबा मुफ्ती के साथ नजर नहीं आ रहा है इस समय। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कश्मीरी इकोनॉमिक्स को बढ़िया तरीके से जानते हैं और कश्मीरी लीडरशिप जानती है कि सेंट्रल से कैसे कोऑर्डिनेशन। दूसरी चीज़ ये है कि फारूक अब्दुल्ला कई मामलों में फंसे भी हुए हैं। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊं, मैं फारूक अब्दुल्ला का आगरा के एक कार्यक्रम में मेज़बान रहा, फिर मुझे कश्मीर भी जाने का एक मौका मिला। तो कश्मीर उन दिनों में शबाना आजमी भी गई हुई थी, तो वो लोग मोटरसाइकिल पे लेक वाली रोड पे निकले थे। फिर बाई द वे कुछ दिनों पहले 5-7 साल पहले शर्मिला टैगोर थी, वो चाहती थी कि मैं भी एक शूटिंग यहाँ करूँ, हैं। तो लोगों के अरमान है और गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पीसफुल रहे। और सबसे बड़ी चीज़, आपके अक्रॉस द बॉर्डर क्या रिएक्शन हो रहा है, ये भी तो देखिए। बहुत बड़ी बात है
कि अक्रॉस द बॉर्डर को भी ये मैसेज जाएगा कि हमने अपने जो अभिन्न अंग को जब हम कहते रहे उसमें नियम कानून बदलकर पूर्णतः स्वामित्व में लिया है और उस पर संरक्षण भी होगा और उस पर कंट्रोल भी होगा। तो प्यारे देशवासियों, ये देखिए कि आम चुनाव के साथ साथ आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी एक नई सूचना मिलेगी और नए तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं आने वाले समय पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व करने की कोशिश करता है। धन्यवाद। जी।